नमस्कार साथियों, समष्टि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपन जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड मैनेजमेंट विषय में रिवीजन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पे उन सभी टॉपिकों का अपन संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे जिन्होंने अब क्लासेस के रूप में अपन ने पढ़ाया। यानी कि अपन ने पिछली जो क्लासों में विस्तृत रूप से जिस पे चर्चा की थी, आज उन्हीं टॉपिकों पे उन्हीं विषय पर अपन क्या करेंगे, या संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो अपना टॉपिक था बिजनेस कंसेप्ट का, जो पहला अपना जब टॉपिक आता है वो आता है बिजनेस कंसेप्ट। जब बिजनेस कंसेप्ट की बात आती है यानी कि व्यवसाय की अवधारणा के बारे में अपने वो बात करनी, जो पहला अपना सिलेबस में जो पहला टॉपिक है वो है व्यवसाय की अवधारणा। यानी कि व्यवसाय की अवधारणा का मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि बिजनेस के बारे में, यानी कि उसकी मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे अपन को बात करनी है, उनकी विशेषताओं, महत्व, उन सभी विषयों पर अपन बात करेंगे। उन सभी विषयों पर अपन चर्चा करेंगे जो इस बिजनेस कंसेप्ट यानी कि व्यवसाय की अवधारणा, ये अपना विषय है। तो इस विषय में जो जो चीज़ें शामिल होंगी उन पे यदि बात करें अपन तो क्या क्या आएगा। सबसे पहले आते हैं इसकी परिभाषा। क्या आएगी? इसकी परिभाषा आएगी। परिभाषा, अर्थ, महत्व और विशेषताएं। साथ में फिर इसके बाद जब टॉपिक आता है अपना, वो आता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, जो दूसरा, क्योंकि दोनों साथ साथ चलेंगे। ये दोनों विषय ऐसे हैं जिनको साथ साथ लेके चलना अपने को। तो अगला जो टॉपिक आता है वो आता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, यानी व्यवसाय के जो प्रकार हैं, इन संगठन के कितने प्रारूप हैं, यानी कि बिजनेस के जो प्रारूप है उनकी बात करनी है हमने, यानी कि प्रकार कितने हैं उनकी बात करेंगे अपने विषय पे। तो सबसे पहले अपने पास जो विषय है अपना है बिजनेस कंसेप्ट के बारे में, व्यवसाय की अवधारणा के बारे में, क्योंकि काफ़ी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे व्यवसाय की। जब अवधारणा की बात आती है कि यानी कि व्यवसाय किसे कहा जाएगा, तो सबसे पहले बात यदि अपन करें अर्थ पे है, यानी कि व्यवसाय का अर्थ। तो व्यवसाय का अर्थ क्या है भाई, किसे किसे अपन व्यवसाय कहेंगे, यानी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस किसे कहा जाएगा, व्यवसाय किसे कहेंगे भाई। अगर अपन सरल भाषा की बात करें, सरल भाषा में अपन देखें कि बिजनेस कहा किसे जाएगा, तो अपने व्यवसाय किसे कह सकते हैं, जहां पर वस्तु और सेवाओं का क्या किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है लाभ के उद्देश्य से। लेकिन उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उनका उद्देश्य लाभ होना चाहिए। यानी कि लाभ के उद्देश्य से जो क्या किया जा रहा है, वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा, व्यवसाय कहलाएगा। ये तो बात हुई अपनी कि जब अर्थ में बात करते हैं अपन। लेकिन जब बात यदि आती है किसकी, जब परिभाषा की बात करें अपन कि हैने ने क्या कहा था या व्हीलर ने क्या कहा था, तो हैने ने क्या कहा, एक मानवीय प्रक्रिया है, मानवीय क्रिया है जिसके माध्यम से क्रय विक्रय किया जाता है लाभ के उद्देश्य से। तो ये अलग अलग डेफिनेशन थी, परिभाषाएं थी। लेकिन आज आपने यहाँ संक्षिप्त रूप से पढ़ना है तो अपन उन परिभाषाओं को ना समझ के सिर्फ मीनिंग पे बात कर रहे हैं। मीनिंग का अर्थ हो जाता है कि जहां क्या क्या हो जाए, वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय लाभ के उद्देश्य से, क्रय विक्रय लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, वो क्या कहलाएगा, व्यवसाय कहलाएगा। ये तो इसकी किसकी बात हो गई, इसके अर्थ की बात कर रहे हैं अपन कि इसको व्यवसाय कहाँ किसे जाएगा। जब बात आएगी किसकी, जब अपन बात करते हैं कि इसकी परिभाषा की बात करें कि भाई किसने क्या कहा था, क्योंकि व्यवसाय की परिभाषाएं दी, हैने ने जैसे दी, व्हीलर ने इसकी परिभाषाएं दी हैं। तो अलग अलग परिभाषाओं में अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या कहा उसकी बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले हैने ने कहा था कि मानवीय क्रियाओं से इसका किसका निर्माण होता है, व्यवसाय का निर्माण होता है, किसे,
मानवीय क्रियाओं से। मानवीय क्रियाओं से व्यवसाय का जिसका उद्देश्य क्या है, क्रय विक्रय का धन उत्पत्ति या लाभ कमाना। यानी ऐसी मानवीय क्रियाएं जिनका उद्देश्य क्या होता है, क्रय विक्रय की क्रियाएं संपन्न करके लाभ कमाना। ये किसने परिभाषा दी थी? अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि अपने को परिभाषाओं में से कुछ शब्द कैप्चर करने। तो हैने ने क्या बोला इसे? हैने ने कहा था यह क्या है, मानवीय क्रिया है। बस इतना यदि अपन इस कैप्चर में कर लें कि मानवीय क्रिया है, यह हैने ने बोला था। मानवीय क्रिया है, मानवीय क्रिया जिसके माध्यम से अपन क्या करते हैं, वस्तु और क्या करते हैं, वस्तुओं का और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? लाभ कमाना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना। ये बात किसने की? हैने ने की। जब आगे यदि अपन बात करें, किसने जो जो दो तीन परिभाषाएं हैं विद्वानों की, उनकी अपन बात कर लेंगे परिभाषाओं में। तो हैने के बाद किसने कहा था? हैने के बाद यदि बात करें अपन ने, व्हीलर ने कहा था। व्हीलर ने क्या? निजी लाभ की प्रेरणा से वस्तु और सेवाओं प्रदान करने के लिए संगठित एवं संचालित की जाती हैं। क्या की जाती हैं भाई? निजी लाभ के लिए। इन्होंने क्या कहा? अब व्हीलर की बात आएगी तो भाई, क्योंकि अपने को डेफिनेशन हो सकता है कि अपने क्या ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आएगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में हो सकता है ये पूछा जाए कि ये परिभाषा किसकी है। जहां आपको ये लगे कि मानवीय क्रिया, जहां आपको ये लगे कि मानवीय क्रिया किसने यदि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, क्योंकि पूछा जाएगा कि मानवीय क्रिया किसने कहा था, यानी कि व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है जिसका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हुए। यदि मानवीय क्रिया कैप्चर हो रहा है तो आप समझिए वो परिभाषा किसकी है? हैने की है। लेकिन जब बात किसकी आएगी? व्हीलर की आएगी। तो व्हीलर ने क्या कहा था? व्हीलर ने कहा था निजी लाभ के लिए, निजी लाभ की प्रेरणा से। इन्होंने क्या कहा था? निजी लाभ की प्रेरणा से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय, वस्तु और सेवा का क्रय विक्रय क्या कहलाएगा? क्रय विक्रय व्यवसाय कहलाएगा। ये किसने परिभाषा दी? ये व्हीलर ने परिभाषा दी है। इन्होंने, हैने ने क्या कहा है? मानवीय क्रिया का है। व्हीलर ने क्या है? व्हीलर ने कहा है निजी लाभ के उद्देश्य से, यानी कि निजी लाभ के उद्देश्य। अपने को जो कैप्चर करना है परिभाषाओं में, सबसे मेन अपना जो मोटिव है, जितनी भी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, चाहे व्यवसाय की परिभाषाएं पढ़ें या व्यवसाय के बाद अपन बात करें किसकी परिभाषाएं पढ़ें, यदि व्यवसाय के बाद अपने प्रबंध की परिभाषाएं पढ़ेंगे, प्रबंध के कार्यों की परिभाषा, उन सभी में सीधा सी एक चीज़ है कि अपने को जिन विद्वानों की जो परिभाषाएं दी हुई हैं, उन परिभाषाओं में से अपने को कुछ शब्दों को क्या करना है? कैप्चर करना है। जैसे यहाँ पे अपन ने पढ़ा कि एक मानवीय क्रिया है, उसके बाद अपन ने देखा व्हीलर ने क्या है? निजी लाभ के उद्देश्य से। जहाँ पर निजी लाभ के उद्देश्य की बात आएगी तो वो उसका मतलब क्या है? वो डेफिनेशन किसकी मानी जाएगी? वो डेफिनेशन का व्हीलर ने परिभाषा दी है। अब बात क्या आएगी कि समस्त अपन क्या कह सकते हैं कि बिजनेस क्या है? बिजनेस एक मानवीय क्रिया है, एक सामाजिक क्रिया है। इसकी विशेषताएं हैं व्यवसाय की। एक मानवीय क्रिया है, व्यवसायिक क्रिया है, सामाजिक क्रिया है। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करके लाभ कमाना। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? वस्तु और सेवाओं का क्या करना? क्रय विक्रय करते हुए लाभ कमाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर अपन बात करते हैं, ये तो हो गई परिभाषा की। अब आएगा बिजनेस का प्रारूप कैसा है, किन किन भागों में से बांटा जा सकता है। अभी तक तो ये बात थी अपने पास, अपन ने दो चीज़ें देखी। अपन ने क्या देखा? अपन ने देखा कि पहले जो अपने सिलेबस में है बिजनेस कंसेप्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी? बिजनेस कंसेप्ट की परिभाषा आएगी, इसका अर्थ आएगा, इसके महत्व आएगा और विशेषताएं। अब व्यवसाय का क्या महत्व हो सकता है? एक समाज के लिए क्या महत्व? व्यवसाय के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं? आवश्यकताओं की संतुष्टि पूर्ति की जाती है, लाभ कमाई जाती है। सारी चीज़ें किस में शामिल होंगी? ये सारी चीज़ें व्यवसाय की विशेषताओं में शामिल होंगे। व्यवसाय के जो महत्व है, एक समाज के लिए क्या महत्व हो सकता है भाई? एक समाज के लिए व्यवसाय की क्या इंपॉर्टेंस है, यदि अपन देखें इसके लिए तो विशेषताओं में बात करेंगे अपन। तो विशेषताएं कौन सी क्रिया है भाई? मानव के द्वारा संपन्न की जाती है। यह एक मानवीय
मानवीय क्रिया है। दूसरी बात क्या हो जाएगी, यह एक सामाजिक क्रिया है। मानवीय क्रिया है, यह एक सामाजिक क्रिया है। किसकी बात कर रहे हैं अपन बात करें इनकी विशेषताओं से संबंधित बात कर रहे हैं कि एक मानवीय क्रिया है, एक सामाजिक क्रिया है और व्यापार वाणिज्य की सभी क्रियाएं इसमें शामिल की जाती हैं, इसमें व्यवसाय में, क्योंकि व्यापार की सहायक क्रियाएं इसमें शामिल हैं। विशेषताओं की बात कर रहे हैं अपन, किसकी विशेषताएं क्या क्या होगी, मानवीय क्रिया, सामाजिक क्रियाएं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। चौथी बात, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण शामिल। यानी कि अब जब विशेषताओं की बात जब इनकी विशेषताओं की बात कर रहे हैं तो विशेषताओं में क्या क्या चीज़ें शामिल होगी भाई, मानवीय क्रिया है, नहीं मानव के द्वारा संपन्न की जाती है। क्योंकि सबसे मुख्य बात क्या है, जब यदि अपन बात करें बिजनेस का, यदि बात करें जो M8 थ्योरी है, ये थ्योरी बोली जाती है, M8 थ्योरी की बात अपन कर रहे हैं, तो M8 थ्योरी में क्या क्या शामिल होता है। सबसे एक मतलब रिसोर्सेज की बात की जाए, यदि एक व्यवसाय के रिसोर्सेज की अपन बात करें तो मुख्य रिसोर्सेज क्या है कि सबसे पहले उसको क्या चाहिए, एक मैन चाहिए, एक आदमी चाहिए। दूसरा होता है क्या, मनी के बाद क्या चाहिए, मार्केट चाहिए। इसे एक व्यवसाय के संचालन के लिए बात कर रहे हैं अपन कि व्यवसाय के संचालन में क्या क्या चीज़ जरूरी है, मैन, मनी, मार्केट, मशीनरी, मेथड। ये पांच जो है, ये पांच जो चीज़ें हैं, मैन, मार्केट, मशीनरी, मेथड और मोटिवेशन। फिर अपन बात कर सकते हैं मैनेजमेंट। ये सभी वो चीज़ें हैं जो एक संस्था के यानी कि एक बिजनेस के संचालन के लिए जरूरी होती हैं। तो जरूरी चीज़ें कौन कौन सी थी, ये 8 जो चीज़ें, 8 थ्योरी जो अपनी है, 8 थ्योरी, इसको लागू किया जाएगा। तो ये मैनेजमेंट की थ्योरी है और मैनेजमेंट की इस थ्योरी को कौन पूरा करता है, बिजनेस पूरा करता है। अब बात करें ये मानवीय क्रिया, एक सामाजिक क्रिया, व्यापार की सहायक क्रियाएं, जो ट्रेड एंड ट्रेड एक्सेलरीज इसमें किस में शामिल है, बिजनेस में शामिल है। फिर बात आती है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण भी इसमें शामिल किया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं का क्या वितरण इसमें शामिल किया जाता है। फिर बात करें नियमन और वैधानिकता होती है, साहस और जोखिम होता है इसमें, साहस और जोखिम, वैधानिकता। फिर आगे आ जाए क्या, वैधानिकता। ये सारी चीज़ें कितनी व्यवसाय की विशेषताएं हैं, क्योंकि एक व्यवसाय का वैध होना जरूरी है। जो अवैध क्रियाएं हैं उन्हें व्यवसाय नहीं माना जाएगा। यानी कि जो वैध क्रियाएं कौन कौन सी क्रियाएं वैध है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं कि आईपीसी की धारा में जिन व्यवसाय को क्या माना गया है, वैध माना गया है, वो व्यवसाय कैसा कहलाएगा, वैध व्यवसाय कहलाएगा। लेकिन यदि बात की जाती है अवैध की, जैसे कि अपन गांजे का व्यापार करें, अफीम का व्यापार करें, तो वो अवैध व्यापार है, वो भी बिजनेस की श्रेणी में आएगा नहीं। अपन उसे क्या नहीं कह सकते, उसे व्यवसाय, उसकी व्यवसाय की परिभाषा में शामिल ही नहीं किया जा सकता। फिर बात आती है, ये अभी तक जो बातें कर रहे थे ये व्यवसाय की विशेषताएं और महत्व तक सीमित है। लेकिन फिर अपन बात करें कि व्यवसाय के उद्देश्य क्या हैं, व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहला उद्देश्य आता है लाभ प्रयोजन, नव प्रवर्तन और ग्राहकों का सर्जन। ये 3 चीज़ें जो हैं, अभी यदि लाभ की बात की जाए, किसका उद्देश्य, मोटिव क्या है, उद्देश्य की बात की जाए एक व्यवसाय का, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट जो ट्रेंड की बात कर रहे हैं अपन उद्देश्य में, तो लेटेस्ट यदि बात करें उद्देश्य की, तो उद्देश्य में क्या चीज़ें शामिल हो जाएगी। सबसे पहला जो आज, क्योंकि पहले क्या था, पहले जो परंपरागत जो व्यवसाय थे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, परंपरागत व्यवसाय का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, सबसे मुख्य उद्देश्य एक ही था, लाभ कमाना। लेकिन आज जिस 2023 की बात कर रहे हैं अपन,
ये परंपरागत जो व्यवसाय थे उनका उद्देश्य था लाभ कमाना। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, यदि वर्तमान जो उद्देश्य हैं, ये किसमें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं अपन, कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपन देखें तो क्या जाएगा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो सबसे पहला जो मुख्य उद्देश्य आएगा वो आएगा नव प्रवर्तन। क्या जाएगा, नव प्रवर्तन। दूसरा उद्देश्य है ग्राहकों का सर्जन। अभी इस पे बात करेंगे विस्तृत रूप से अपन, ग्राहक सर्जन। और तीसरी बात करें लाभ कमाना। तो जो पहले परंपरागत जो व्यवसाय थे उनमें ये पहले नंबर पर था, लेकिन वर्तमान में अपन देख पा रहे हैं वर्तमान में जो लाभ का उद्देश्य है वो किस पे आ गया है, लाभ का उद्देश्य कितने नंबर पर आ गया, तीसरे नंबर पर आ गया है। अभी जो मुख्य उद्देश्य क्या है वो है इनोवेशन। यदि इनोवेशन की बात करें, क्योंकि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नव परिवर्तन क्यों है, एक किसी भी व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्यों है, क्योंकि यदि इनोवेशन नहीं होगा किसी भी संस्था में, किसी भी बिजनेस में, तो क्या नए उत्पाद बाजार में लेके आ पाएंगे, नहीं लेके आएंगे। यदि बाजार में नया उत्पाद नहीं आएगा तो सीधी सी बात है भाई, आपने प्रोडक्शन कर लिया किसी वस्तु का, आपके पास कोई सी वस्तु है, बड़ी मात्रा में उसको प्रोडक्शन कर लिया, प्रोडक्शन से वो किस में जाएगी, स्टोरेज में जाएगी, स्टोरेज के बाद ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाती है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यानी होलसेलर और रिटेलर से होते हुए अंतिम जो उपभोक्ता है, यानी कि जो आप हैं, अंतिम उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचती है। अब इस जो ये चैन सिस्टम है, यानी कि अपन इसको बोल सकते हैं स्केलर जो चैन है, ये स्केलर चैन है, इस स्केलर चैन के बाद आपके पास वस्तु पहुंचती है। यानी कि अपन ये समझ सकते हैं डायग्राम के माध्यम से, यानी कि यहाँ से प्रोडक्शन हुआ, ए एक यूनिट है, ये प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट कौन सी है, ए है। अब प्रोडक्शन के बाद वस्तु कहाँ पे जा रही है, सीधा स्टोरेज में जाएगी, सीधा कहाँ जाएगी, स्टोरेज में जाएगी। स्टोरेज बी यूनिट है उसकी, भाई भंडारण, भंडारण के बाद अपन यहां कह सकते हैं उत्पादन, भंडारण यानी कि स्टोरेज। फिर बात आएगी किसकी, यातायात में चला जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में आ गया यातायात। फिर यातायात से कहां पे जाएगा वो, विक्रय और वितरण, विक्रय एवं वितरण, यानी कि अपन बात कर सकते हैं हेल्थ। फिर बात जाके जाएगी अंतिम उपभोक्ता, अंतिम उपभोक्ता। अंतिम उपभोक्ता के पास कब जा रही है, लास्ट अंतिम जो स्टेज है उसमें जाती पहुंचेगी यहाँ पे। तो स्टोरेज से ट्रांसपोर्टेशन पे आए, और ट्रांसपोर्टेशन से अपन ने देखा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर कौन आ रहा है, कंज्यूमर आ रहा है। कौन आ रहा है, कंज्यूमर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद किसके बाद पहुंचेगा, कंज्यूमर के पास। यानी कि अंतिम जो क्षण, अंतिम जो कड़ी है वो कौन है, उपभोक्ता है। अब अंतिम कड़ी यदि उपभोक्ता तक कोई भी वस्तु पहुंचानी है दोस्तों, सबसे पहले अपनों को क्या चाहिए, इनोवेशन, इनोवेशन होना चाहिए। यानी कि यदि नवप्रवर्तन है, जैसे कि अपन बात करें नवप्रवर्तन का एक उदाहरण ले सकते हैं कि पहले अपन कौन सा फोन यूज लेते थे, पहले अपन कीबोर्ड फोन का यूज किया जाता था। फिर उसके बाद जैसे जैसे कंपनी ने बताया अपने को 4G के बारे में, 2G के बारे में, 5G के बारे में, ये किसने बताया, ये कंपनी ने तो बताया। किसी ग्राहक को कब पता लगा, जब कंपनी ने इनोवेशन किया। अब जैसे एप्पल के नए नए रोज नए मॉडल लॉन्च हो रहे हैं, तो इससे अपने को क्या पता लग रहा है कि नवप्रवर्तन की स्थिति में, और नवप्रवर्तन की स्थिति है तो अच्छा जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, और जब लाभ कब कमाएगा कोई भी, जब लाभ की स्थिति में प्रॉफिट कब होगा, तब वो इन सब चीज़ों को नवप्रवर्तन होगा। नवप्रवर्तन के बाद जब किसका होगा, ग्राहकों का सर्जन उसके का, यानी कि ग्राहकों को नए ग्राहक बनाना। भाई वर्तमान ग्राहकों को बनाए रखते हुए, वर्तमान ग्राहक तो है उनके पास, साथ में क्या बनाना, नए ग्राहक बनाना, ग्राहक, तब वो इसकी स्थिति में आएगा, लाभ की स्थिति में। और पहले अपन कहते थे जो परंपरागत जो व्यवसाय थे वह माना जाता था, क्या माना जाता था कि जो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, परंपरागत उद्देश्य जो व्यवसाय थे उनका मुख्य उद्देश्य माना जाता था कि लाभ कमाना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सबसे जो मुख्य उद्देश्य है नवप्रवर्तन है, ग्राहक सर्जन है और लाभ कमाना है।
लाभ कमाना तीसरे नंबर पर आता है। ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। वैसे यदि आपसे पूछा जाएगा कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अपने को क्या लिखना है, सीधा है लाभ कमाना ही लिखना पड़ेगा। लेकिन यदि अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य की पूछी जाए तो अपनों को क्या लिखना है, नव प्रवर्तन लिखना है। और यदि परंपरागत रूप से पूछा जाए तो अपनों को क्या लिखना है, लाभ कमाना लिखना है। फिर आगे बात करें इनकी विशेषताओं के बारे। यदि उद्देश्यों की बात अपन करते हैं तो उद्देश्यों में अपन देख सकते हैं कि लाभ का प्रयोजन हो सकता है, व्यवसायिक पारिश्रमिक होता है, सामाजिक कल्याण हो सकता है, ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, मानव संसाधन का सदुपयोग करना। ये सारी चीज़ें किसका उद्देश्य है, किसके उद्देश्य हैं, ये सभी व्यवसाय के उद्देश्य हैं। अब ये तो अपन बात की किसकी, अभी तक व्यवसाय के बारे में पढ़ रहे थे कि व्यवसाय की डेफिनेशन क्या है। साथ में जब बात आती है किसकी, व्यवसाय की डेफिनेशन के साथ में अपन बात करते हैं व्यवसाय की परिभाषा, उद्देश्य और उसके महत्व की बात हो। अब महत्व भाई एक समाज के लिए महत्व हो सकता है, एक व्यापारी के लिए महत्व हो सकता है व्यवसाय का, एक उद्योगपति के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए उसका महत्व हो सकता है। ये सारी बातें अलग है। लेकिन अपन संक्षिप्त में देखा कि इसकी परिभाषा क्या है, हैने ने क्या कहा था, व्हीलर ने क्या कहा था, व्यवसाय है क्या, जहाँ पर क्या किया जाए। ये इसके बाद बात आती है, क्योंकि जब अपन व्यवसाय का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो व्यवसाय में एक चीज़ है जो ऐड हो जाती है, वो क्या है कि व्यवसाय यानी अपन कह सकते हैं बिजनेस। बिजनेस किसे कहा जाएगा, क्योंकि बिजनेस का जो पार्ट है, बिजनेस में क्या क्या चीज़ें शामिल है, व्यवसाय में जो शामिल हैं वो क्या है, कॉमर्स और साथ में क्या शामिल है, व्यवसाय की सहायक क्रियाएं। बिजनेस और बिजनेस की जो सहायक क्रियाएं वो सारी किस में शामिल है, इंडस्ट्री। कॉमर्स और इंडस्ट्री इसमें शामिल होती है। यानी कि बिजनेस जब अपन बात करें बिजनेस के यदि क्षेत्र की बात की जाए तो बिजनेस को दो क्षेत्र में बांटा जा सकता है। इसको ऐसे कर लेते हैं ना, बिजनेस और बिजनेस को दो पार्ट हो गए। इंडस्ट्री और दूसरा कौन सा हो गया, कॉमर्स। दो भागों में इसका डिवाइडेशन किया जाए। जब स्कोप की बात आती है कि बिजनेस का स्कोप क्या है, तो अपन बात करें किसकी, कॉमर्स की। तो कॉमर्स में इंडस्ट्री में क्या चीज़ आएगी भाई, सबसे पहले अपन बात करें किसकी, इंडस्ट्री की। तो इंडस्ट्री में अपन तीन भागों में बांटा था इंडस्ट्री को, कौन कौन से में, प्राइमरी, सेकेंडरी और तृतीय से सर्विस सेक्टर। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा क्या जाएगा, सर्विस। यानी कि अपन इसको कह सकते हैं प्राथमिक उद्योग या प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक उद्योग। जब उद्योग पढ़ रहे हैं तो प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग। चीज़ें किसकी बात हो गई, ये बात हो गई अभी किसकी, इंडस्ट्री के संबंध में। यानी कि उद्योग, इंडस्ट्री अपन व्यवसाय को कितने भागों में बांटा, एक तो दो भागों में बांट दिया, उद्योग और दूसरा क्या है, वाणिज्य। दूसरा क्या कहलाएगा, वाणिज्य। अब इसमें जब इंडस्ट्री की अपन बात करते हैं तो इंडस्ट्री में सीधी सी बात है, इंडस्ट्री में क्या कर सकते हैं हम, इंडस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में। पहला जो भाग है वो क्या है भाई, प्राइमरी सेक्टर है यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय जो बात आती है वो सेकेंडरी सेक्टर की बात आती है, द्वितीय क्षेत्र। और तीसरा तृतीयक उद्योग। अब जब कॉमर्स की अपन बात करते हैं तो कॉमर्स को कितने भागों में बांटा जा सकता है, कॉमर्स की बात है तो कॉमर्स को बांटा जा सकता है कौन सा, बिजनेस और बिजनेस एक्सेलरीज। कितने भागों में बांट दिया इसे, दो भागों में बांट दिया इसे। अब जो बिजनेस की बात अपन करते हैं कि बिजनेस को कितने भागों में बांटा जा सकता है भाई, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। तो व्यापार कौन कौन सा हो सकता है, बिजनेस भाई, एक तो कौन सा होगा, देशी व्यापार, एक विदेशी व्यापार। यानी कि ट्रेड कौन सा, लोकल ट्रेड और विदेशी ट्रेड, यानी कि देशी व्यापार और विदेशी व्यापार।
नेटिव ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। कौन सा हो गया? पहला नेटिव ट्रेड और दूसरा हो गया फॉरेन ट्रेड। यानी कि देसी व्यापार और विदेशी व्यापार, ये इसको बांट दिया अपन ने, इसको बिजनेस को दो भागों में बांटा। कौन कौन सा? देसी व्यापार और विदेशी व्यापार। तो पहले अपन देख लेते हैं इसको, क्योंकि डायग्राम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं क्या इसमें प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं। प्राथमिक सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। अब प्राइमरी सेक्टर में किन किन को शामिल किया जाता है, यानी जो निष्कर्षण और अपन जिनको बोलते हैं निष्कर्षण उद्योग या जन्निक उद्योग, यानी कि जहाँ पे प्राथमिक जो रिसोर्सेज हैं, खनिज हैं, यानी कि अपन पृथ्वी से या भूमि से जिनका खनन करके और क्या करते हैं, खनिज निकालते हैं, निष्कर्षण की जहाँ प्रक्रिया की जाती है वो उद्योग कौन सा कहलाएगा? प्राथमिक उद्योग कहलाएगा। और साथ में इसके साथ में कौन सी चीज़ें शामिल होती है, यानी अपन बात करें एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर एक्सक्रीज की बात कर सकते हैं यहाँ पर, यानी कि कृषि और कृषि की सहायक करिए, ये मुर्गी पालन, मछली पालन, या अपन कह सकते हैं पशुपालन, ये सारी क्रियाएं किसमें शामिल होगी? ये सारी क्रियाएं किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में। अब प्राथमिक क्षेत्र से इन्होंने खनिज का खनन यानी खनन की क्रियाएं संपन्न होगी, लेकिन द्वितीयक जो उद्योग होता है, द्वितीयक उद्योग क्या करता है? द्वितीयक उद्योग करता है इनका रूप का रूपांतरण करता है, मतलब इसका रूप उपयोगिता का काम करता है द्वितीयक उद्योग, यानी कि रूप को चेंज कर देगा। जैसे कि खनिज, अब रॉ मटेरियल यहाँ से ले लिया, रॉ मटेरियल के बाद जो फाइनल गुड्स का जो काम करता है, यानी कि अंतिम उपभोक्ता तक जो वस्तुएं, जो प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे मान के चले अपने पास प्लास्टिक है, प्लास्टिक कच्चे रूप में अपने पास है, लेकिन प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक की कुर्सी, ये सब बनाने का काम किसका? सेकेंडरी का है। यानी वो उद्योग कौन सा उद्योग कहलाएगा? द्वितीयक उद्योग कहलाएगा, जो किसका उपयोग करता है? रूपांतरण का उपयोग करता है, यानी कि यूजफुल गुड्स में उसको कन्वर्जन कर रहा है, रॉ मटेरियल को यूजफुल गुड्स में उसको क्या कर रहा है? कन्वर्जन कर रहा है, वो उद्योग क्या कहलाएगा? सेकेंडरी उद्योग कहलाएगा। सर्विस सेक्टर की बात है, जो अपन वस्तुओं और जो सेवाओं प्रदाता है, जो यानी कि जो सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, वो कौन सा उद्योग कहलाएगा? तृतीयक उद्योग कहलाएगा। ये इंडस्ट्री की बात थी अपनी। अपन बात कर रहे हैं बिजनेस को, बिजनेस को दो भागों में बांटा गया है, कौन सा? उद्योग में और दूसरा वाणिज्य में। अब वाणिज्य की बात करें तो यदि वाणिज्य में है व्यवसाय किसे कहा जाएगा? अभी आपको डेफिनेशन बताइए। वो मानवीय क्रिया जिसके माध्यम से अपन क्या करते हैं? वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं लाभ के उद्देश्य से, वो बिजनेस कहलाएगा। लेकिन बिजनेस का पहला कौन सा? नेटिव ट्रेड। तो नेटिव ट्रेड कौन सा कहलाएगा? देसी व्यापार। देसी व्यापार वो व्यापार कहलाएगा जो एक देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है। और जो विदेशी व्यापार कौन सा व्यापार कहलाएगा? जो एक देश की सीमाओं के बाहर, यानी कि जहाँ पे सीमाओं का बंधन नहीं है, वो कैसा कहलाएगा? विदेशी व्यापार कहलाएगा, जिसका एक उदाहरण है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण की बात कर सकते हैं अपन इसके संबंध में। फिर बात आती है किसकी? बिजनेस एक्सेलरीज की अपन बात करें। यदि बिजनेस एक्सेलरीज की बात करें अपन, व्यापार और व्यापार की जो सहायक क्रिया हैं, तो बिजनेस एक्सेलरीज की बात करें, यानी कि व्यापार की सहायक क्रियाएं, व्यापार की सहायक क्रियाएं। तो व्यापार की सहायक क्रियाएं कौन कौन सी है? भाई पहला अपन ने बात की कौन सा? ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि यातायात। दूसरी अपन बात करें भंडारण, स्टोरेज। तीसरी जो व्यापार की सहायक क्रिया क्या है? बैंकिंग, बीमा। और चौथा क्या है? विक्रय एवं वितरण, ये सारी क्या है? ये व्यापार की सहायक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के, इन सहायक क्रियाओं के माध्यम से ही व्यापार की जो अंतिम उपभोक्ता तक जो वस्तुएं पहुंचती हैं, इनकी बदौलत ही पहुंचती है। यातायात, भंडारण, बैंकिंग, बीमा, विक्रय और वितरण। और फिर जो लास्ट में जब आता है वो किसके पास आता है? अंतिम उपभोक्ता के पास जो वस्तु, जैसे अभी अपन ने बनाया था क्या कि अंतिम उपभोक्ता के पास वस्तु कैसे पहुंचेगी? तो अंतिम उपभोक्ता के पास वस्तु जो पहुंचने का अंतिम उपभोक्ता के पास वस्तु कब पहुंचेगी? जब इन सब क्रियाओं से गुजरकर जब वस्तु कहाँ पहुंचती है? प्रोडक्शन के बाद स्टोरेज में जाएगी, स्टोरेज के बाद ट्रांसपोर्टेशन के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम होगा, फिर
फाइनल गुड्स किसके पास पहुंचेगी, कंज्यूमर के पास पहुंचेगी। ये जो कंसेप्ट था, ये विषय था संक्षिप्त रूप से। किसकी बात करें अपन, बिजनेस की बात करें। और ये बिजनेस का टॉपिक जो है इसका ये यही, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसमें जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, कॉमर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ट्रेड और ट्रेड एक्सचेंज का नेटिव और विदेशी व्यापार होगा। अब जो व्यापार, विदेशी व्यापार में दो चीज़ आती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और क्या आता है, और री एक्सपोर्ट मार्केट, यानी कि 3 क्रियाएं इसमें शामिल होती है। कौन कौन सी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और री एक्सपोर्ट, यानी कि आयात करना, निर्यात करना, और आयात के उद्देश्य से क्या करना, मतलब इसका क्या हो गया, पुनः निर्यात, यानी कि अपन किसका कर रहे हैं, किसी भी वस्तु का जब अपन पुनः निर्यात की बात आती है, जब पुनः निर्यात की बात आएगी क्या कहेंगे इसे, यानी कि अपन री एक्सपोर्ट मार्केट की जब बात आती है तो इसे कहा जाएगा जब किसी वस्तु का कोई देश किसी दूसरे देश से क्या कर लेता है, निर्यात करने के उद्देश्य से आयात करता है, तो वो क्या कहलाएगा, पुनर्निर्यात कहलाएगा। तो ये अभी तक जो बात थी अपन बात कर रहे थे किसकी, बिजनेस कंसेप्ट की। आगे बात करें तो अपने पास आता है कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। जो दूसरा अपना टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। अब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में क्या है भाई, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में अपन ने सबसे पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सोल ट्रेड, यानी कि एकल व्यापार। एकल व्यापार। इसके बाद दूसरा कौन सा था, इसके बाद दूसरा था HUF, हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अविभाजित परिवार। तीसरा यदि बात करें अपन, तो तीसरा कौन सा था, तीसरा था साझेदारी। जो मुख्यतः अपने सिलेबस में है उन्हीं चीज़ों की अपन बात करेंगे, साझेदारी, यानी कि पार्टनरशिप। चौथी बात करें कौन आती है, कंपनी। कंपनी की आज जो अपन मुख्यतः इन विषयों पर चर्चा करेंगे, कौन कौन सा, सोल ट्रेड, पार्टनरशिप और कंपनी, इन विषयों पर अपन चर्चा करेंगे। तो ये वो जो मुख्यतः जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि अपन बात कर सकते हैं कि यदि एग्जाम के दृष्टिकोण से, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें तो जो अभी तक क्वेश्चन बने हैं अपने सिलेबस में है, सोल ट्रेड है, साझेदारी है और कंपनी है, 3 टॉपिक है। लेकिन HUF से अभी तक काफ़ी बार चीज़ें पूछी गई है। तो HUF से जब चीज़ें पूछी जा रही हैं तो अपना एक दायित्व ये बनता है कि अपन उन चीज़ों को भी क्या करें, कवर करें जहाँ से एग्जाम में पूछी जा रही हैं। तो सबसे पहले आता है अपना क्या, एकल व्यापार, यानी कि सोल ट्रेड को अपन पढ़ेंगे। तो सोल ट्रेड में अपन ने क्या पढ़ा था, पहले भी जब क्लास ली अपन ने, जब विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं अपन इस विषय पर, तो सोल ट्रेड में क्या पढ़ा था भाई, एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है जो क्या करता है, पूंजी लगाता है, प्रबंध करता है, लाभ उठाता है, हानि उठाता है, यानी कि लाभ भी उसी का है, अकेले व्यक्ति का है, और हानि भी उसी व्यक्ति की है। ये किसका था, सोल ट्रेड का था। लेकिन इसमें अपन ने देखा था एक चीज, मुख्य चीज क्या थी, इसमें मुख्य चीज ये थी अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी कि सोल ट्रेड में यदि जो अभी तक क्वेश्चन पूछा गया, चाहे जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड से, या फिर कॉलेज लेक्चरर में, इन तीनों में जो चीज़ पूछी गई है, कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि सोल ट्रेड में पूछा क्या गया है। तो सोल ट्रेड में जो पूछा गया है वो है इसका दायित्व, यानी कि सोल ट्रेड में जो व्यक्ति है जो संचालन करता है, यानी कि मालिक है, उसका दायित्व कैसा होता है। तो दायित्व कैसा होता है, इसका असीमित दायित्व होता है। इसका जो दायित्व कैसा होता है, असीमित दायित्व होता है। यानी कि अपन सीधा समरी में पढ़ रहे हैं, संक्षिप्त रूप से पढ़ा रहे हैं, तो संक्षिप्त रूप का मतलब होगा अपने उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर कवर करें जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। यदि अनावश्यक रूप से अपन उन्हीं वापस से उसी क्लास को यदि अपन रिपीट करें, क्योंकि अपनी क्लास अगर आपको विस्तृत रूप से देखना है कि सोल ट्रेड क्या है, तो आप सीधा लिंक पे जाके और क्लास देख सकते हैं। लेकिन बात अपने पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है तो सोल ट्रेड में अपने देखा था भाई एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता है, क्योंकि व्यापार का संचालन। अब जब की विशेषताएं आती क्या है कि इसका जो
जो अपन कह सकते हैं संचालन सरल है, इसकी स्थापना भी सरल है, कोई वैधानिकता नहीं है किसी प्रकार की, यानी किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई वैधानिक नियम नहीं है, कोई रेगुलेट अथॉरिटी नहीं है इसके लिए। तो मन मर्जी का कार्य किसमें होता है, वो एकल व्यापार में होता है, सोल ट्रेड में होता है। अब सबसे मुख्य बात क्या है, एक चीज़ मैंने अभी बताया, जितने भी एग्जाम में पूछा गया वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है कि पूछा क्या जा रहा है कि इसका दायित्व कैसा होता है। एकल व्यापार में जो व्यापारी है यानी व्यवसायी है उसका दायित्व कैसा होता है, यानी कि दायित्व सीमित होता है। जो एग्जाम में पूछा जाएगा दायित्व की पूछी जाएगी तो पूछा जाएगा सीमित होता है, असीमित होता है। तो आपको ये याद रखना है कि एकल व्यापार में असीमित का मतलब, अब ये क्वेश्चन अपने पास बनता है कि असीमित क्या है, असीमित दायित्व, असीमित दायित्व, क्योंकि अपने पास मुख्य बात ये होगी, क्योंकि ये काफी चीजों में देखने को मिलेगा अपने को। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि व्यापार की जो देयताओं को चुकाने के लिए, यहां लिख लेंगे अपन, व्यापार की देयता या व्यापार के दायित्व भी समझ सकते हैं अपन इसको, व्यापार की देयता या दायित्व को चुकाने के लिए व्यापारी की निजी संपत्ति को, निजी व्यापार की देयताओं या दायित्व को चुकाने के लिए व्यापारी की निजी संपत्ति का भी, निजी संपत्ति का भी प्रयोग किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। यानी कि असीमित दायित्व का मतलब क्या हुआ कि कोई भी उसका दायित्व क्या, कोई सीमा नहीं है भाई दायित्व की, यानी कि अपन लायबिलिटी की कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे। यदि व्यापार पे यदि 1 लाख का कर्ज है, यदि मान लीजिए आप कि व्यापार पे कितनी देयता है, 1 लाख रुपए की देयता है, ठीक है, और उसकी व्यापार की जो संपत्ति कितनी है, व्यापार की संपत्ति 80,000 रुपए है। अब 20,000 का जो ये है गैप है, इसका जो डिफरेंस है 20,000 का, ये कहाँ से पूरा किया जाएगा, ये व्यवसायी की संपत्ति से, व्यवसायी की निजी संपत्ति से। इसको कहाँ से पूरा करेंगे, अपन कह सकते हैं कि व्यवसायी की निजी संपत्ति से इसे पूरा किया जाएगा, निजी संपत्ति से पूरा करेंगे इसको। तो ये क्या है, इसे कहा जाता है असीमित दायित्व। यानी कि आप किसी व्यवसाय का संचालन करें, आप व्यापारी हैं और यदि व्यवसाय पे कितना कर्ज है, 1 लाख का है, बैंक उस पर जो कर्ज मांगती है 1 लाख है, लेकिन जो व्यवसाय की जो क्या है पूंजी है वो कितनी 80,000 रुपए। अब आपके पास डिफरेंस कितना है, 20,000 का। तो 20,000 के लिए आपको आपकी निजी संपत्ति बेचकर उन दायित्वों को पूरा करना होगा। तो ये क्या कहलाता है, असीमित दायित्व। और यही एकल व्यापार की अपन कह सकते हैं सबसे बड़ी डिफिशियंसी। यदि अपन कमी की बात करें, सबसे बड़ी कमी क्या है उसकी कमी यही है कि उसमें असीमित दायित्व होता है। फिर इसके बाद जो प्रारूप आता है अपने पास, वो प्रारूप आता है क्या, HUF। अब HUF में एग्जाम के दृष्टिकोण से जो चीजें पूछी जाती है, एग्जाम की दृष्टिकोण से यदि अपन बात करें तो क्या पूछा जाएगा HUF में, हिंदू अविभाजित परिवार यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, एक तो आता है कर्ता का दायित्व, क्योंकि इसमें मुख्य बात क्या आती है, कर्ता और सदस्य। क्योंकि ये जो पश्चिमी बंगाल से इसका ये मान सकते हैं अपन जन्म हुआ इस प्रणाली का HUF का, फिर पश्चिमी बंगाल के बाद ये पूरे भारत में फैली, फिर धीरे धीरे इसमें कुछ विकास हुए, यानी कि अपन डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, इसमें कुछ इसमें परिवर्तन किए गए इनकी कार्य प्रणाली में। फिर इन्होंने क्या, इसमें जो मेन रूप से बात आती है वो आती है कि कर्ता का दायित्व और उसमें जो सदस्य हैं उसके दायित्व की बात आती है HUF में, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इससे जो क्वेश्चन पूछा गया यानी कर्ता का दायित्व पूछा गया और दूसरा पूछा गया सदस्य का दायित्व कैसा होता है। तो इसमें कर्ता कौन रहेगा, कर्ता होता है कौन होगा, जो परिवार का जो मुखिया है वो तो क्या रहेगा, इसका कर्ता माना जाता है। परिवार का मुखिया, परिवार का जो मुखिया है वो क्या रहेगा, परिवार का मुखिया या सबसे अपन वृद्ध जो व्यक्ति है वो क्या माना जाएगा, इसका कर्ता माना जाएगा। और जब बात आती है इसके सदस्य की, तो सदस्य कौन माने जाते हैं, जो परिवार के बाकी सदस्य हैं, परिवार के सदस्य क्या माने जाते हैं, इसके सदस्य व्यवसाय के सदस्य माने जाते हैं। जब कर्ता का जब दायित्व की बात आती है तो कर्ता का दायित्व कैसा होता है, कर्ता का दायित्व होता है वो होता है
असीमित होता है। कर्ता का दायित्व होगा असीमित, लेकिन जब बात आती है सदस्यों का दायित्व कैसा होता है, सदस्यों का दायित्व होता है सीमित। सदस्यों का दायित्व कैसा होगा, सीमित दायित्व होगा। ये जो हिंदू अविभाजित परिवार में जो अभी तक जो पूछा गया है। फिर एक चीज इसमें दयाभाग प्रणाली और मिताक्षरा प्रणाली की बात पूछी जाती है, लेकिन सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कर्ता का और सदस्य की बात। जो कर्ता होगा वो परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति माना जाता है, यानी कि मुखिया माना जाता है। इसके सदस्य जितने भी बाकी हैं, अब मुख्य बात आती है इसमें जो नाबालिग व्यक्ति है वो भी इस परिवार का सदस्य माना जाएगा, यानी कि जिस व्यक्ति ने इस परिवार में जन्म लिया वो इसका क्या रहेगा, 3 पीढ़ी तक इसका मेंबर रहेगा, जो मुख्य बात है इसकी। फिर दूसरी बात है इसके रजिस्ट्रेशन की बात आती है, तो इसके रजिस्ट्रेशन किसमें किया जाएगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, कौन सा, 1854 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में इसका किया जाएगा 1956 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और जो अवयस्क व्यक्ति है यानी कि जो नाबालिग है वो भी इसका मेंबर रहेगा, कितने, 3 पीढ़ियों तक लगातार। कोई भी जो व्यक्ति है जो इसके सदस्य हैं वो कितने पीढ़ी तक रहेंगे, 3 पीढ़ी तक क्रमानुक्रमिक रूप से क्या रहेंगे, इसके सदस्य माने जाते हैं। फिर बात अपन ने जो मुख्य बात यह है कि कर्ता का जो दायित्व है वो असीमित होता है और सदस्यों का दायित्व कैसा होता है, सीमित। जितनी जहाँ तक उसकी पूंजी है वहाँ तक उनकी, जहाँ तक उसने अंश पूंजी ले रखी है वहीं तक उसके दायित्व क्या रहेंगे, उसकी दायित्व की जो सीमा रहेगी वो कैसी रहेगी, उसकी अंश पूंजी तक उसकी दायित्वों की सीमा रहती है। फिर अपन बात करें यदि इसमें दयाभाग प्रणाली और मिताक्षरा प्रणाली, 2 चीज़ें आती हैं। तो पहली जो प्रणाली की बात करें, यदि प्रणाली पूछी जाए आपसे तो पहला आता है दयाभाग प्रणाली। और जो दूसरी प्रणाली है वो कौन सी है, वो है मिताक्षरा। मिताक्षरा प्रणाली। अब ये जो दयाभाग प्रणाली है ये मुख्यतः यदि अपन कह सकते हैं इसका, ये कहाँ पे है, ये दयाभाग प्रणाली मुख्यतः कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। इसका जो प्रचलन है, इस प्रणाली का जो प्रचलन है वो कहाँ पे, पश्चिमी बंगाल में है। अब इस पश्चिमी बंगाल वाले में क्या था, यहाँ पे क्या है, महिला और पुरुष, इसका मुख्य क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें एग्जाम के दृष्टि में, यहाँ पर क्या है कि पुरुष और महिला, पुरुष प्लस महिला बराबर सहमासी होते हैं। क्या होंगे, बराबर सहमासी, बराबर मतलब बराबर अधिकार होगा, महिला और पुरुष का व्यवसाय पे बराबर का अधिकार होगा, यानी कि बराबर सहमासी होंगे। लेकिन जो मिताक्षरा प्रणाली है जो शेष भारत में लागू है, जिसका प्रचलन कहाँ पे है, शेष भारत में, शेष भारत की बात की है इन्होंने। और शेष भारत में क्या आएगा, शेष भारत में सिर्फ और सिर्फ, यहाँ इसकी बात करें तो अपन कह सकते हैं क्या कि सिर्फ केवल पुरुष सहमासी होता है, पुरुष सहमासी, पुरुष सहमासी माना जाएगा, यानी कि अपन इसे क्या कह सकते हैं, सिर्फ पुरुष ही सहमासी रहेगा। इसका ये बात हो गई। ये किसके बात कर रही थी, एचयूएफ के, यानी कि एचयूएफ का जो रजिस्ट्रेशन कब किया जाएगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में किया जाएगा। इसमें इस परिवार में जिस व्यक्ति ने जो बच्चा जन्म लेगा वो अवयस्क व्यक्ति भी इसका सदस्य माना जाएगा और 3 पीढ़ियों तक अनुक्रमिक रूप से वो क्या बना रहेगा, सदस्य बना रहेगा। ये इसकी मुख्य बातें थी। फिर बात आती है कि जो सबसे वृद्ध व्यक्ति है वो क्या माना जाएगा, सबसे वृद्ध व्यक्ति इसका कर्ता माना जाएगा और बाकी के सभी जो व्यक्ति हैं वो क्या रहेंगे, इसके सदस्य माने जाएंगे। फिर बात आती है कि कर्ता का जो दायित्व है वो असीमित रहेगा और जो सदस्य हैं उनका दायित्व कैसा रहेगा, सीमित रहेगा, यानी कि जहाँ तक उनकी अंश पूंजी है, जहाँ तक उनकी अंश पूंजी है वहीं तक इसको क्या माना जाएगा, उनके दायित्व क्या रहेंगे, सीमित रहेंगे। फिर बात आती है कि जो परिवार के जो सदस्य वो क्या माने जाएंगे, सदस्य माने जाएंगे। फिर प्रणाली की बात आती है, तो प्रणाली में अपन देखेंगे दयाभाग प्रणाली और मिताक्षरा प्रणाली, 2 प्रणालियाँ चलती हैं इसमें। तो 2 दयाभाग प्रणाली है वो केवल कहाँ पे होती है, पश्चिम बंगाल में चलती है, प्रचलन में है। और ये जो महिला और पुरुष, इसका मुख्य जो विशेषता है जो दयाभाग प्रणाली की, यहाँ पर महिला और पुरुष बराबर सहमासी होती है। लेकिन यदि मिताक्षरा प्रणाली की बात करें तो वो शेष भारत में प्रचलन में है और केवल इसमें क्या माना जाता है, पुरुष को सहमासी माना जाता है। ये था एचयूएफ के बारे में।
अब अपने डायग्राम में देखा ये दोनों चीज़ें अपन क्या कर चुके हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको क्लियर कर चुके हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो अपन ने देखा कि इसमें तो क्या था कि जो कर्ता है उसका दायित्व कैसा है, सोल ट्रेड में जो कर्ता का दायित्व कैसा था, वो दायित्व था असीमित। लेकिन वहीं अपन देखें जब एचयूएफ की बात आती है तो एचयूएफ में अपन यहाँ लिख सकते हैं कर्ता का जो दायित्व है वो कैसा है, कर्ता का तो है असीमित, और जो सदस्य हैं सदस्यों का दायित्व कैसा है, सदस्यों का दायित्व है सीमित। यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से अपन लिख, जो अभी तक जो पूछा गया है, जितने अपन यदि ओल्ड पेपर देखें तो ओल्ड पेपर में अपन देखेंगे कि ये चीज़ें मुख्य रूप से अपने को दिखाई देती हैं, पूछी जाने वाली जो चीज़ है। अब बात करते हैं साझेदारी की। अब अपने पास आएगी क्या, साझेदारी। तो साझेदारी में अपन देखते हैं, सबसे पहले बात आती है कि साझेदारी किसे कहा जाएगा, क्योंकि साझेदारी बहुत ही अपना महत्वपूर्ण बिंदु है साझेदारी। तो साझेदारी में सबसे मुख्य जो बात आती है कि साझेदारी कहा किसे जाएगा। अब साझेदारी वैसे तो अपन सरल भाषा की बात करें कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब किसी कार्य का या व्यवसाय का संचालन करते हैं, साझेदारी कहलाती है, सीधी सी बात है। लेकिन जब साझेदारी को अपन बात करें पार्टनरशिप एक्ट की बात करें, किसकी, पार्टनरशिप एक्ट की, साझेदारी अधिनियम में जो परिभाषा दी गई है, साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में 1932 की धारा 4 में क्या कहा गया है भाई, साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में क्या कहा है, 4 में कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति व्यवसाय का उद्देश्य हो, साथ में लाभ का उद्देश्य हो, लाभ के उद्देश्य के लिए वैध रूप से मिलकर कोई कार्य का जब संचालन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो व्यवसाय कहलाता है। इन्होंने क्या साझेदारी की परिभाषा दी भाई, साझेदारी अधिनियम में क्या कहा है, साझेदारी अधिनियम में सीधी सी परिभाषा इन्होंने दी थी कि साझेदारी विभिन्न व्यक्तियों में से अनुबंध करने की जो क्षमता रखते हैं। ये हैने ने क्या कहा, हैने ने कहा कि विभिन्न व्यक्तियों में से अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं, परस्पर प्रतिज्ञा करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, साझेदार कहलाएंगे। वैधानिक रूप से किसकी बात, इन्होंने क्या बात की, इन्होंने बात की वैधानिकता की बात की है इन्होंने। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक उद्देश्य क्या है, लाभ के उद्देश्य से किसी व्यवसाय का संचालन करते हैं तो वो साझेदार कहलाते हैं। और जब वो मिलकर क्या कहलाएगी, वो साझेदारी कहलाती है। सीधी सी साझेदार और साझेदारी में यदि डेफिनेशन की बात करें अपन कि डिफरेंस क्या है साझेदार में और साझेदारी में, तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब कार्य चलाते हैं, वो जो निर्माण होता है वो तो क्या कहलाएगी, साझेदारी कहलाएगी। और जो दो व्यक्ति हैं वो क्या कहलाएंगे, साझेदार कहलाएंगे। ये तो सीधी सी। अब बात अपने पास जो एक आती है, काफ़ी बार पूछा भी गया है कि साझेदारी का जो प्रोविजन था 1932 से पहले इसके जो प्रोविजन थे, अपन बात करें किनकी, इनके जो प्रोविजन थे वो कहाँ थे, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं बता दूं आपको कि इससे पहले जो 1932 भाई, साझेदारी तो 1932 से पहले भी थी। ये साझेदारी का प्रारूप तो उससे 1932 से साझेदारी अधिनियम अपने पास 1932 को आया, लेकिन 1932 से भी पहले इसका प्रावधान थे, इसके प्रोविजंस थे कि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय का, वैध व्यवसाय का निर्माण कर सकते हैं। तो उसके जो प्रोविजन कहाँ पे थे, तो वो थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, 1872 में इसके क्या थे, इसके जो प्रोविजन थे सभी, पार्टनरशिप के जो सभी प्रोविजन थे वो कहाँ पे थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, क्योंकि ये पूछा गया है पहले। यानी कि अपन कह सकते हैं कि 1932 से पहले साझेदारी का जो अधिनियम आया, इससे पहले जो इसके प्रोविजंस थे वो कहाँ थे, 1872 में थे। 1872 में साझेदारी को डिफाइन किया गया था, 1932 से पहले इसके सभी प्रोविजन वहाँ लागू होते थे। अब जो साझेदारी में इन्होंने क्या कहा कि भाई दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर क्या कर सकते हैं, व्यापार का संचालन कर सकते हैं। फिर अपन बात करें कि इसमें जब मैक्सिमम नंबर की बात, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि साझेदारी व्यवसाय में मैक्सिमम कितने व्यक्ति मिलकर साझेदारी व्यवसाय का संचालन कर सकते हैं, तो साझेदारी अधिनियम में इसके प्रोविजन में क्या कहा गया, मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर की बात आती है। तो आता है मिनिमम नंबर तो कितना है,
2 और मैक्सिमम नंबर कितना है 50। ये 1932 में था। लेकिन उसके बाद कुछ चीजें आती हैं। 1932 के बाद क्या आता है? 1932 के बाद अपन बात करेंगे किसकी? प्रोविजन एक्ट। प्रोविजन यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पास 1932 आता है। और 1932 के बाद की बात तो करें कि इसके सभी जो प्रोविजंस थे, इसके सभी प्रोविजन कहाँ? पार्टनरशिप के जो सभी प्रोविजन थे, पार्टनरशिप के जो प्रोविजंस थे वो कहाँ पर कर दिए गए? कंपनी एक्ट 1956। कंपनी एक्ट 1956 में लागू कर दिए गए। अब 1956 तक भी वही रहा, मिनिमम और मैक्सिमम नंबरशिप कितने रहे? वही दो मिनिमम नंबर थे और मैक्सिमम नंबर कितने थे? 50 थे। लेकिन अब 1956 के बाद, ये जब 1956 के बाद कौन सा आता है? कंपनी एक्ट 2013। कौन सा आता है? कंपनी एक्ट 2013। इसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं, इसमें कुछ अमेंड संशोधन आता है और संशोधन से इसको इसकी संख्या कर दी जाती है 100 कर दी जाती है। ये किस में लिखा है? कंपनी एक्ट की जो धारा है अंडर सेक्शन 464 में इसे शामिल किया गया। यानी कि जो धारा थी कंपनी एक्ट 2013 की जो धारा थी 464 में, इसकी संख्या को कितना कर दिया गया? 100 कर दिया गया। यानी मैक्सिमम मिनिमम नंबर कितने रहेंगे? 2 पार्टनरशिप के, और जो मैक्सिमम नंबर वो कितना रहेगा? 100 रहेगा। लेकिन फिर इसमें संशोधन किया जाता है और संशोधन करके किसमें? 2014 में रूल नंबर 10 में, रूल नंबर 10, और इसकी संख्या को वापस से कितना कर दिया जाता है? 50 कर दिया जाता है। ये जो पार्टनरशिप में जो मेंबर्स का जो लोचा है वो यहाँ खत्म हो जाता है आपके, कि मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर कितने होंगे। तो मैक्सिमम नंबर कितने होंगे? 50, और मिनिमम जो पार्टनर्स का जो नंबर है वो कितना रहेगा? 2। ये लोचा यहाँ खत्म होता है। कब? 1872 से शुरू होता है। 1872 के बाद 1932, 1932 के बाद फिर कंपनी एक्ट 2013 आता है। 1956 में इसके प्रोविजन किए जाते हैं, लेकिन प्रोविजन में कोई संशोधन नहीं किए जाते हैं। सिर्फ जो पार्टनरशिप से जो साझेदारी, क्योंकि अभी तक देखा होगा आपने 1932 के बाद कोई भी साझेदारी अधिनियम नहीं आया है। साझेदारी अधिनियम नहीं आके उसके जो सभी प्रोविजन थे वो किस में शामिल कर दिए गए? वो सभी प्रोविजन कंपनी एक्ट में, यानी कंपनी अधिनियम में शामिल कर दिए गए। कंपनी एक्ट 2013 में, 1956 में वो सेम रखा गया, और 2013 में से वापस में इनमें क्या किया गया? संशोधन किया गया। 2013 के बाद 2014 में संशोधन किया गया और रूल नंबर 10 में इसको वापस से 250 कर दिया गया। ये किसकी बात है? ये अपन बात करें साझेदारी की बात करें, कि साझेदारी के बारे में, क्योंकि अब बात आती है किसकी? अपना टॉपिक चल रहा है साझेदारी, पार्टनरशिप। अब आपने देखा था कि एकल व्यापार में जो दायित्व है जो कर्ता का वो कैसा है? वो दायित्व कैसा है? असीमित है। लेकिन फिर अपन ने देखा एचयूएफ में, उत्तरोत्तर अपन देख रहे हैं भाई, विकास के दृष्टिकोण से अपन देखें, क्योंकि सबसे पहले अपने पास क्या था? एचयूएफ और क्या था? और सोल ट्रेड था। लेकिन जैसे इनकी कमियों को महसूस किया गया, इनमें इन कमियां क्या थी? सबसे बड़ी बात थी पूंजी प्रबंधन, पूंजी की कमी थी, प्रबंधन की कमी थी। अपन बात कर सकते हैं भाई असीमित दायित्व था। यदि एकल व्यापार में यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, व्यापारी की मृत्यु हो जाती है, तो व्यापार बंद हो जाता है। यानी कि उसका जो अस्तित्व है, यानी कि व्यवसाय का जो अस्तित्व वो कैसा है? वो फिक्स नहीं है। यानी कि उसका जो सुनिश्चित दायित्व नहीं है। मतलब बात यह है कि जो अस्तित्व है वो क्या है? स्थायी अस्तित्व नहीं है। लेकिन अपन देख रहे हैं कि एचयूएफ में कुछ फर्क है। फर्क क्या है? यदि कर्ता की मृत्यु होती है तो परिवार का जो वृद्ध जन है, परिवार में जिसकी सबसे ज्यादा आयु है, वो क्या माना जाएगा? इसका वापस से इसका मुखिया बन जाएगा। लेकिन सोल ट्रेड में तो व्यवसाय बंद हो गया, यानी कि इसका स्थायी अस्तित्व नहीं है। और इसमें क्या था? इसमें स्थायी अस्तित्व है, लेकिन इसकी समस्या क्या थी? सदस्य और क्या रहेगा? अब सदस्यों में की बात थी कि सदस्य में यदि कर्ता की मृत्यु हो तो सदस्य क्या बनेगा? सदस्यों में से किसी व्यक्ति को कर्ता बना दिया जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ भी, जो कर्ता है उसका फिर से जो दायित्व कैसा है? असीमित माना जाता था। लेकिन अब साझेदारी में कुछ संशोधन किए गए। जो साझेदारी का जो प्रारूप आया 1932 में, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत जो ये अपने कोई साझेदारी का जो फॉर्मेट मिला, क्योंकि इससे पहले इसके प्रोविजन का थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में थे। अब 1872 में इन्होंने कुछ संशोधन किया, 1932 में लेके आए। तब फिर बात आती है कि इसकी पहले सबसे बड़ी बात थी इसकी मेंबरशिप की, मेंबर्स कितने रहेंगे, ठीक है। फिर अब बात आती है इसमें भी किसकी बात करें? यदि अपन दायित्व की बात करते हैं, क्योंकि अपने को सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू का जो दायित्व था, तो साझेदारों का जो दायित्व कैसा रहेगा? साझेदारों का दायित्व भी असीमित रहेगा।
जो मेन बात ये है कि इसका जो दायित्व कैसा रहेगा, इसका भी दायित्व कैसा रहेगा, असीमित दायित्व रहेगा। किस किस की बात होगी, सोल ट्रेड में देखा अपन ने क्या है, सोल ट्रेड में भी असीमित है, एचयूएफ में भी कर्ता का दायित्व असीमित है। और जब बात किसकी आती है, जब साझेदारी की बात आती है, तो साझेदारी में भी साझेदारों का जो दायित्व कैसा है, असीमित है। तो इसकी बात कर ली अपन ने, भाई इसके मैक्सिमम नंबर की बात की कि मैक्सिमम नंबर कितने रहेंगे, मेंबर कितने रहेंगे। मैक्सिमम मेंबर के बाद देखा कि इसके प्रोविजंस कहाँ कहाँ किए गए हैं। फिर बात आती है इसकी लायबिलिटी की, जब बात की अपन ने कि जब दायित्व की बात की, लायबिलिटी की बात करते हैं तो लायबिलिटी भी क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड है, यानी कि असीमित दायित्व है। तो इसकी मुख्य कमी क्या थी, अनलिमिटेड लायबिलिटी थी इसकी भी। तो ये हो गया। अब बात करते हैं अपने साझेदारों के प्रकार, और साझेदारी के प्रकार की बात आती है। काफी बार पूछा जाता है कि साझेदारों के प्रकार में नॉमिनल है, डिस्पोजल है, गत्यावरोध के द्वारा, या नाम मात्र का साझेदार, या एक्टिव साझेदार। अब इनमें जो पूछा जाने वाला है कि साझेदारों के प्रकारों में जो चीज पूछी जाती है कि तीसरे पक्षकार के प्रति दायित्व, इसमें क्या पूछा जाएगा कि तीसरे पक्षकार के प्रति दायित्व कैसा है, यानी कि थर्ड पार्टी। यानी कि अपन कह सकते हैं भाई पक्षकार, इसको ऐसे लिख सकते हैं, भाई पक्षकार के प्रति दायित्व। अब दायित्व में अपन ने देखा कि वैसे सबसे पहले अपन ने देखा कि साझेदारों के प्रकार में अपन ने पढ़ा था कौन कौन सा साझेदार है, सक्रिय साझेदार, निष्क्रिय साझेदार, नामात्र का साझेदार, गत्यावरोध द्वारा साझेदार, केवल लाभ के लिए साझेदार, अवयस्क साझेदार। ये साझेदारों के प्रकार थे। लेकिन इन सब में एक चीज जो कॉमन बनती है, यानी कि जो मुख्य इन साझेदारों के प्रकार में जब अपन जाएंगे, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में अपन जाएंगे, तो मुख्य रूप से जो चीज देखने को जो मिलती है क्या है कि भाई साझेदार में जब साझेदारों का अपन प्रकार पढ़ते हैं तो एक मुख्य बात ये आती है कि किस किसका तीसरे पक्षकार के प्रति दायित्व है और किसका नहीं है। तो जो दो तीन नाम आते हैं साझेदारों के प्रकार में, कौन कौन से नाम आते हैं भाई, एक तो आता है कौन सा, गत्यावरोध या प्रदर्शन के द्वारा साझेदार, एक आता है प्रतिनिधि साझेदार, और एक नाम मात्र का साझेदार। ये तीन चार साझेदार हैं। एक तो कौन सा है, नाम मात्र का साझेदार। दूसरा आता है प्रदर्शन द्वारा साझेदार। तीसरा आता है कौन सा, अवयस्क या प्रतिनिधि साझेदार बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे प्रतिनिधि, अवयस्क नहीं, प्रतिनिधि साझेदार। और चौथा अपन कह सकते हैं अवयस्क। अब इन सभी में अपन को ये देखनी है जो कॉमन चीज है, क्योंकि बाकी के तो है भाई, जो एक्टिव पार्टनर है, यानी कि अपन कह सकते हैं जो सक्रिय पार्टनर है और जो निष्क्रिय पार्टनर है, उनका तो तीसरे पक्षकार के प्रति दायित्व होता ही होता है। लेकिन जो मुख्य बात आती है कि जो ये जो साझेदार हैं, क्योंकि ये चार नाम हैं, इनका क्या तीसरे पक्षकार के प्रति, थर्ड पार्टी के प्रति इनका लायबिलिटी होती है या नहीं होती है। अब जो नाम मात्र का साझेदार है, उसकी मुख्य भूमिका क्या होती है भाई, नाम मात्र के साझेदार की, वो सिर्फ अपनी गुडविल का यूज करने देता है। किसका प्रयोग करने देता है, सिर्फ और सिर्फ अपने नाम का प्रयोग करने देता है, केवल फर्म को अपने नाम की अनुभूति देता है। और ये क्या माना जाएगा, भाई पक्षकार के प्रति क्या माना जाएगा, इसका दायित्व है। क्या माना जाएगा, भाई पक्ष के प्रति इसे दायी माना जाएगा, भाई पक्ष के प्रति दायी होगा। ये क्या होगा, भाई पक्ष के प्रति क्या माना जाएगा, दायी माना जाएगा। लेकिन यदि अपन बात करें किसकी, यदि बात करें नाम मात्र का साझेदार की, अब नाम मात्र का साझेदार अपना देखा कि भाई पक्ष के प्रति क्या माना जाएगा, दायित्व माना जाएगा। लेकिन दूसरा क्या है, प्रदर्शन के द्वारा साझेदार। अब वास्तव में ऐसा व्यवसाय से कोई लेता नहीं, वास्तव में साझेदार नहीं है, लेकिन इसको लेन देन करता है, तो इसे समान रूप से उत्तरदायी माना जाएगा। तो ये भी क्या माना जाएगा, भाई पक्ष के प्रति दायी माना जाएगा। क्या माना जाएगा, यह भी दायी माना जाएगा। कौन सा भाई, प्रदर्शन करके यह बता रहा है
ये तो क्या कर रहा है, नामात्र का साझेदार सिर्फ और सिर्फ अपनी गुडविल का यूज करने दे रहा है व्यापार में, बिजनेस में क्या करने दे रहा है, अपनी गुडविल का यूज करने दे रहा है। लेकिन ये जो प्रदर्शन के द्वारा या गत्यावरोध जो साझेदार है, ये क्या दिखा रहा है कि मैं इस व्यवसाय का साझेदार हूं, मैं इस व्यवसाय का साझेदार हूं। अब जब वास्तव में ये दिखा रहा है तो कोई तीसरे पक्षकार ने यदि व्यवसाय को लोन दिया तो क्या माना जाएगा, तीसरे पक्षकार ने यदि इसको व्यवसाय को लोन दिया जिसमें साझेदार नहीं है लेकिन फिर भी ये बताता है कि वो साझेदार है, तो इसे क्या माना जाएगा, तीसरे पक्षकार के प्रति यानी कि भाई दायित्व के लिए दायी माना जाएगा। फिर अपन बात करें किसकी, प्रतिनिधि साझेदार की। तो प्रतिनिधि साझेदार यह व्यक्ति फर्म में प्रतिनिधि के रूप में काम करता है और अपने नाम का प्रयोग करने देता है। ऐसा व्यक्ति भी तीसरे पक्षकार के प्रति दायी होगा, यह भी क्या होगा, दायी होगा। ठीक है, यह भी दायी माना जाएगा। अब जब बात आती है किसकी, बात करें यदि अवयस्क साझेदार की बात करें तो अवयस्क साझेदार में क्या होगा, किसी भी साझेदारी में साझेदार नहीं बन सकता है, लेकिन सिर्फ अपनी क्या करता है, लाभ के लिए पूंजी निवेश करता है। तो ये क्या माना जाएगा, अवयस्क का दायित्व उसकी पूंजी तक ही होगा। अब ये केवल और केवल लाभ के लिए होगा, ये कैसे होगा, केवल लाभ के लिए ये साझेदार बना है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें अपन सीधा ये लिख सकते हैं कि तीसरे पक्षकार के लिए भी दायी नहीं होगा, ये दायी नहीं माना जाएगा, सीधी सी बात है, नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, ये दायी नहीं होगा, ये अपन सीधा सट लिख सकते हैं। अब बात आ गई जो मुख्य बात जो पूछी जाती है कि पक्ष जो साझेदारों की जो प्रकार की बात आती है, तो साझेदारों के प्रकार में जो मुख्य बात पूछी जाती है वो यही पूछी जाएगी। क्या पूछा जाता है, पूछा यही जाता है कि भाई पक्षकार यानी कि भाई पक्षकारों के प्रति जो दायित्व है, भाई पक्षकारों के प्रति जो दायित्व है उसमें ये चार नाम आते हैं। एक तो नाम मात्र का साझेदार आता है, दूसरा आता है प्रदर्शन द्वारा साझेदार आता है, ठीक है, और तीसरा आता है प्रतिनिधि साझेदार, और चौथा आता है अवयस्क साझेदार। ये चार व्यक्ति जो मुख्यतः साझेदारों के प्रकार में है, क्योंकि निष्क्रिय और सक्रिय उनको सबका पता है कि भाई एक तो निष्क्रिय है जो प्रबंध में क्या मुख्यतः भूमिका निभाता है, प्रबंध के संचालन में, व्यवसाय के संचालन में, तो वो कैसा साझेदार कहलाता है, वो सक्रिय साझेदार कहलाता है। ये सीधी सी बात है, तो वो तो दायी माना ही जाएगा। एक निष्क्रिय है जो नहीं आता है कभी भी, ठीक है, वो निष्क्रिय साझेदार वो क्या करता है, वो कुछ नहीं करता है, वो अपनी सिर्फ पूंजी लगाता है, वो केवल लाभ में हिस्सा लेता है, व्यवसाय के संचालन में हिस्सा नहीं लेता है, लेकिन तीसरे पक्षकार के लिए दायी तो माना जाएगा। ठीक है, अब बात जो मुख्यतः जो बात आती है, क्योंकि कन्फ्यूजन जो हमें पैदा होता है, जो कन्फ्यूजन जिस चीज़ में आप कन्फ्यूज होते हैं वो क्या है, ये चीज़ें होती हैं भाई। एक तो नामात्र का साझेदार, प्रदर्शन द्वारा साझेदार, प्रतिनिधि और अवयस्क साझेदार, इनकी बात आती है कि इनमें से कौन सा भाई पक्षकार के लिए या अपन कह सकते हैं कि तीसरे पक्षकार के लिए दायी है अथवा नहीं है। तो ये सभी अब सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़कर, यदि अपन बात करें जब छोड़ने की बात आती है तो अपन किसको बोल सकते हैं कि जो अवयस्क साझेदार है, जो अवयस्क साझेदार है ये क्या माना जाएगा, अवयस्क साझेदार दायी नहीं होता है। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, अवयस्क साझेदार, इसको टाइप अवयस्क साझेदार तीसरे पक्षकार के लिए, तीसरे पक्षकार या भाई पक्षकार बोलते, तीसरे पक्षकार के प्रति दायी नहीं होता है, नहीं होता है। अब वो तीसरे पक्षकार के लिए उसका कोई दायित्व नहीं है, सीधी सी बात ये है। जो बाकी के ये बचे ना, ये जितने भी बच गए अपने पास, कौन कौन सा, ये जितने बचे हैं ना, ये सारे क्या माने जाएंगे, ये दायी माने जाएंगे। ये नामात्र का साझेदार, प्रदर्शन द्वारा और प्रतिनिधि साझेदार तीनों तीसरे पक्षकार के लिए दायी होंगे। अब ये समझ लीजिए कि जो नामात्र का साझेदार है उसका क्या रोल है, नामात्र का साझेदार क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने नाम का, यानी कि उसकी गुडविल के पीछे, यदि मैं किसी व्यवसाय का संचालन कर रहा हूँ तो वह मैं क्या कर रहा हूँ, उस व्यक्ति का नाम का प्रयोग कर रहा हूँ और उस नाम के प्रयोग के कारण मेरे व्यवसाय का अच्छा लाभ कमा रहा है मेरा व्यवसाय, सिर्फ उसके नाम के पीछे। लेकिन अब उसके नाम की वजह से किसी ने क्या किया कि कम व्यवसाय को क्या दे दिया, लोन दे दिया। भाई तीसरे पक्षकार ने व्यवसाय को लोन दिया है, तो दायी कौन माना जाएगा, जिसके नाम से अपन व्यवसाय चला रहे हैं, जिसका संचालन कर रहे हैं, तो नाम मात्र का जो साझेदार है वो इसके लिए तीसरे पक्षकार के लिए दायी माना जाएगा। फिर अपन करें प्रदर्शन द्वारा। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये दिखाता है कि इस व्यवसाय का मैं मालिक हूँ, ये व्यवसाय मेरा ही है और मैं इस व्यवसाय का संचालन कर रहा हूँ, तो ऐसा व्यक्ति भी तीसरे पक्षकार के लिए, भाई पक्षकार के लिए दायी माना जाएगा।
उत्तरदायी माना जाएगा, यानी कि उसका तो उत्तरदायित्व है कि वो तीसरे पक्षकार के जो जितने भी दायित्व उनका भुगतान करे। अब प्रतिनिधि साझेदार है। अभी प्रतिनिधि साझेदार क्या करता है? भाई प्रतिनिधि साझेदार क्या करेगा? वो एक फर्म में प्रतिनिधि के रूप में ये भी क्या करता है, केवल जो नाम मात्र का साझेदार है उसकी तरह अपने नाम का प्रयोग करने देता है। ये क्या करता है? नाम मात्र के साझेदार की तरह अपने नाम का प्रयोग करने देता है, और ये भी तीसरे पक्षकार के प्रति दायी माना जाएगा। तो ये जो बातें थी ये कितनी थी? पार्टनरशिप से संबंधित थी। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की बात करें। अब बात किसकी आती है? साझेदारी की बात आती है। किसकी बात करेंगे अपन? साझेदारी की बात करेंगे, साझेदारों के प्रकार की बात करेंगे। तो साझेदारों के जब प्रकार की बात आती है तो भाई साझेदारों के प्रकार में अपन देखेंगे क्या क्या आएगा। भाई दायित्व के आधार पर बात करें कि सीमित दायित्व साझेदारी, असीमित दायित्व साझेदारी की बात करें। समय अवधि की बात है, निश्चितकालीन, अनिश्चित, यानी कि निश्चित जिनका क्या हो भाई समय निश्चित हो, समय के आधार पर बात कर सकते हैं अपन। भाई सीमित दायित्व जिनका दायित्व सीमित है, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था। तो ये एक मुख्य बात जो आती है वो आती है असीमित दायित्व साझेदारी। असीमित दायित्व साझेदारी। अब ये जो असीमित जो दायित्व साझेदारी है ना, इसका मुख्य रोल है, क्योंकि एलएलपी इसे बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब ये अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, ये आता है, इसे बोलते हैं अपन एलएलपी एक्ट। इसके कह सकते हैं अपन एलएलपी एक्ट। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी, ये तो असीमित दायित्व वाली होगी। और एक आता है सीमित दायित्व, सॉरी वो आती है कौन सा? वो आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी? वो आ जाएगी, उसकी बात कर रहे थे अपन, इसको खत्म करते हैं। पहले असीमित दायित्व की बात कर लेते हैं, जिनका दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। असीमित दायित्व साझेदारी, और फिर वो आ जाएगी सीमित दायित्व साझेदारी। और दूसरी क्या आ जाएगी? सीमित दायित्व के आधार पर अपन पढ़ रहे हैं, फिर दूसरी आ जाएगी सीमित दायित्व साझेदारी। अब इसमें क्या है कि असीमित में तो पता ही है अपने को, अभी अपन ने डिफाइन किया है, सोल ट्रेड में भी पढ़ा है और एचयूएफ में भी और पार्टनरशिप में भी। लेकिन ये जो लिमिटेड लायबिलिटी है ये मुख्य है। इसमें कौन सी है? जो लिमिटेड लायबिलिटी जो पार्टनरशिप है, यानी कि असीमित दायित्व साझेदारी की बात कर रहे हैं अपन, ये इसमें मुख्य है जो पढ़ने की बात है। तो ये आता है एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट का ये 2008 में आता है, और ये 2009 में इसे लागू कर दिया जाता है। अब इसमें क्या कर दिया गया? भाई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, इसमें नई चीज़ क्या आई? पहले से चल तो रही थी भी साझेदारी। साझेदारी का प्रकार है दायित्व के आधार पर सीमित है, सीमित है, निश्चितकालीन, अनिश्चितकालीन साझेदारी है। फिर आते ऐच्छिक साझेदारी है, ठीक है, और विशेष साझेदारी हो जाएगी। फिर वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी हो जाएगी, लीगल अनलीगल, ये सारी डिफाइन की गई है। लेकिन इसको पढ़ना मुख्य क्यों है? क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं सीमित दायित्व साझेदारी में। अब सीमित दायित्व, क्योंकि साझेदारी में देखा था अपन ने, साझेदारी में क्या देखा था अपन ने कि जो साझेदारों का जो दायित्व होता है वो दायित्व कैसा है? दायित्व साझेदारों का जो दायित्व है कैसा है? असीमित है, असीमित दायित्व है। लेकिन ये ऐसी कौन सी साझेदारी आ गई जिसमें दायित्व सीमित है? यानी जैसे अपन कंपनी में जाते हैं तो कंपनी एक क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, और उसकी खुद की एक सार मुद्रा है, और उसमें सभी जो दायित्व कैसे माने जाते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी होती है। उसमें का मुख्य क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी। जितनी आपने अंश पूंजी क्रय कर रखी है, खरीद रखी है, वहीं तक आपका दायित्व चुकाने का आपको अंश मिलेगा। यदि 1 लाख में से आपने क्या कर रखा है? यदि आपने शेयर ले रखे हैं, 10% ले रखे, तो आपका हिस्सा जो लाभ में हिस्सा है वही किस में माना जाएगा? आपका दायित्व में हिस्सा माना जाएगा। लेकिन यहाँ अपन देख रहे हैं, यहाँ क्या है? असीमित है। यहाँ
या लाभ में जो हिस्सा आएगा वो कैसा आएगा, वो असीमित आएगा। तो ये कैसी साझेदारी होगी अपनी, ये जो साझेदारी है वो कैसी कहलाएगी, वो साझेदारी कहलाएगी सीमित दायित्व साझेदारी कहलाएगी अपनी। तो एलएलपी एक्ट 2008 में आता है, 2008 में, और ये 2009 से इसे लागू कर दिया गया। इसमें एक था कि जितना जहाँ तक आपने अंश ले रखा है वहीं तक आपकी क्या रहेगी, वहाँ तक दायित्व की सीमा रहेगी। और दूसरी बात क्या थी कि इसमें जो अस्तित्व है, साझेदारी का जो अस्तित्व माना जाता था वो स्थायी माना जाता था। अब ये तो बात किसकी होगी, जो मुख्य बात थी इसकी, एक तो आता है मेंबरशिप के बारे में, किसकी मेंबरशिप कितनी, एक दिया जाता है सीमित दायित्व साझेदारी। फिर इनकी यदि साझेदारी में यदि दायित्व पूछा जाता है तो अपन क्या कर सकते हैं कि जो सीमित दायित्व की बात आती है तो इनमें कैसा है दायित्व, कैसा है साझेदारी का दायित्व, कैसा है साझेदारी का पूरी का यदि कंप्लीटली अपन पढ़ें तो साझेदारी का दायित्व कैसा है, असीमित दायित्व। फिर बात आती है कंपनी की। अभी अपन ने पढ़ा इससे पहले, जो अभी अपन कंपनी की जब बात आती है तो कंपनी क्या है, कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है जिसके पास अपनी सार्वभौम मुद्रा है। यानी कि जैसे आपका नाम है ऐसे ये कंपनी का नाम होता है, तो ये क्या माना जाएगा, एक कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है, इसका स्थायी अस्तित्व होता है। अभी तक ये जितने भी थे, यानी कि सोल ट्रेड में भी देखा अपन ने, एचयू में भी करता एक परिवार को भंग कर दिया जाए तो वो खत्म हो सकता है व्यापार। पर साझेदारी में भी जब तक चाहे, यानी कि निश्चितकालीन होती है, अनिश्चितकालीन होती है, यानी कि एक समय आता है जब साझेदारी खत्म हो जाती है। लेकिन कंपनी एक ऐसा है जिसका स्थायी अस्तित्व माना जाता है, ये ऐसा व्यक्ति माना जाता है जो कभी समाप्त नहीं होता है। यानी कि इसका व्यापार से, जो व्यापार और व्यापारी दोनों से इसका अलग अस्तित्व है, यानी कि इसके जो संचालन करता है, इसके जो मालिक है, ओनर है, उनसे इनका अलग अस्तित्व होता है। अभी जो अपन पढ़ेंगे कंपनी एक्ट 2013 पढ़ते हैं। अब कंपनी एक्ट 2013 में कुछ जो प्रोविजंस किए गए हैं उनकी चर्चा करेंगे अपन। अब उससे पहले एक बात आती है कि कंपनी कहाँ कैसे चाहेगा। सबसे बात है भाई कंपनी की डेफिनेशन क्या होगी। तो सबसे पहले आता है कंपनी अधिनियम 2013 पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कंपनी है क्या। कंपनी एक विधान द्वारा निर्मित एक व्यक्ति माना जाता है और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका मुख्य उद्देश्य है वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना, उनका विक्रय करना और लाभ कमाना। ये जो अपन ने व्यवसाय की जो परिभाषा पढ़ी थी वही है। लेकिन इसका क्या है, एक स्थायी अस्तित्व है, पृथक व्यक्ति माना जाता है, खुद की अपनी क्या होती है, एक सार्वभौम मुद्रा होती है। वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कंपनी कहलाएगी। वो कृत्रिम व्यक्ति पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, शाश्वत उत्तराधिकार होते हैं और जो मुख्य बात आती है वो क्या होती है कि एक सीमित दायित्व होता है इसका। अभी लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से लिया गया, ये सारी चीज़ें अपन पहले क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। सिर्फ अपने को ये देख रहा है कि हैने ने क्या कहा था, लॉर्ड लिंडे ने क्या कहा गया है और कंपनी अधिनियम की धारा 2013 की धारा 220 में क्या कहा है। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो या तो इस अधिनियम के अंदर रजिस्टर्ड हो, भाई कंपनी एक्ट 2013 के, यानी कि जिसको इसकी जो परिभाषा दी गई है, तो परिभाषा किस में दी गई है, कंपनी एक्ट 2013 की धारा 220 में परिभाषित किया गया है इसे। अब 220 के बाद कंपनी एक्ट 2013 की धारा का पैरा कितना हो गया, 220 में से क्या गया, या तो ये किस में हो 1956 में, कंपनी एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड हो, या फिर किस में, या तो 2013 में रजिस्टर्ड हो, या फिर किस में हो, कंपनी अधिनियम 1956 में रजिस्टर्ड हो, तो वो क्या कहलाएगी। यानी कि जो इस अधिनियम में, इस एक्ट में जो रजिस्टर्ड है वो क्या कहलाएगी, कंपनी कहलाएगी। ये कौन कहती है, ये कंपनी अधिनियम की धारा 220 कहती है ये बात कि जो इसमें रजिस्टर्ड हो, या तो 2013 में रजिस्टर्ड हो, या फिर 2013 से पहले 1956 में जो रजिस्टर्ड है वो क्या कहलाएगी, किसी भी कंपनी अधिनियम में, तो वो निगमित कंपनी कहलाती है। ये सीधी सी परिभाषा इसकी दी गई है कंपनी की। फिर अपन बात करें कि क्या इसकी विशेषताएं क्या है, तो विशेषताओं में अपन देखेंगे ये कृत्रिम व्यक्ति है, शाश्वत उत्तराधिकार होता है, वैधानिक पृथक अस्तित्व है, इसका सीमित दायित्व होते हैं इसमें। आगे बात करें कि एक निगमी व्यवस्था यानी कॉर्पोरेट इकोनॉमी के, अब बात आती है कि इसके अंशों को हस्तांतरित किया जा सकता है। मुख्य बात क्या मानेंगे अपन कि जो कंपनी है, कंपनी के अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है और पार्टनरशिप के पास जो आपके पास शेयर्स हैं उनका अपन क्या नहीं कर सकते, हस्तांतरण नहीं कर सकते। यानी कि आप किसी तीसरे पक्षकार को
वो अंश बेचना चाहें तो वो नहीं बेच सकते हैं। ये किसकी बात है? कंपनी की बात है। फिर जब कंपनी की बात आती है, कंपनी का वर्गीकरण की बात आती है, तो अपन ने देखा था कि शाही राजपत्रित द्वारा कंपनी जिसकी स्थापना की जाती है, जैसे कि ईआईसी है, जो गजट के द्वारा, यानी कि अपन कह सकते हैं कि रॉयल चार्टर के माध्यम से एक कंपनी की स्थापना की गई। दूसरा आता है संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा। अब संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा कौन सी कंपनी की स्थापना की जाती है? भाई एलआईसी की स्थापना संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा, पथ परिवहन निगम, औद्योगिक निगम, इन सब की कब की जाती है? कि विधान के द्वारा अंतर्गत जो निर्मित है, संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा, विशेष सत्तर के द्वारा जिन कंपनियों का निर्माण किया जाता है, वो कंपनी कैसी कराती है? संसद के विशेष अधिनियम द्वारा निर्मित कंपनियां। फिर आती है जो कंपनी अधिनियम द्वारा पंजीकृत हो, कंपनी अधिनियम द्वारा जो रजिस्टर्ड है, वो ये जो 2020 में जो 2013 में जो रजिस्टर्ड है, वो कंपनी कैसी कंपनी कहलाएंगी? वो कंपनी कहलाएगी रजिस्टर्ड कंपनी कहलाएगी। फिर बात आती है अंशों के आधार पर, यदि यानी कि दायित्व के आधार पर। अब दायित्व के आधार में कौन कौन सी कंपनी आती है? अंशों द्वारा सीमित कंपनी। भाई पहली जो कंपनी आएगी, बात करें अपन अंशों द्वारा सीमित कंपनी और गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। पहली अंशों द्वारा सीमित कंपनी, और दूसरी क्या आती है? गारंटी द्वारा। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। अब जो इनमें से पूछा जाता है, अभी तक जो पूछा गया है, वो इनकी धाराएं पूछी जाती हैं। भाई क्या पूछी जाएंगी इनकी धाराएं? भाई धारा 220 कितनी है? 221 में कंपनी एक्ट 2013 की जो धारा है 221, सीधा ये समझो कि 221 है। और कंपनी एक्ट धारा 222। अभी तक जो पूछा गया, इनकी धाराएं पूछी जाती हैं कि अंशों द्वारा सीमित कंपनी कौन सी है और गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की धाराएं क्या है। अब अंशों द्वारा सीमित कंपनी में क्या जाएगा कि भाई ऐसी कंपनी के सदस्यों का जो दायित्व है क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक। भाई अपन ने क्या बात की कि अंशों द्वारा सीमित कंपनी, भाई इनका जो दायित्व है कहाँ तक रहेगा? जहां तक इनकी अंश सीमा है वहीं तक इनकी क्या रहेगी? इनका दायित्व रहेगा। भाई ऐसी कंपनी जिनमें जिन्होंने इसके अंश क्रय कर रखे हैं, अंशों के अंकित मूल्य के चुकता न हुए भाग तक उनका दायित्व सीमित। अब जो गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के सदस्यों का जो उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। कहां तक नहीं ठहराया जा सकता? कंपनी के सदस्यों का जो दायित्व कंपनी के समापन की दशा में वहां तक सीमित रहेगा जहां तक इन्होंने गारंटी दी है, जहां तक इन व्यक्तियों ने जो अंश ले रखे। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी में क्या होगा भाई? जहां तक इन्होंने गारंटी दे रखी है, और यहां तक तो क्या है, यदि किसी के पास 20% अंक हैं, अंश हैं, तो वो कितना है? 20% ही उसकी हानि मानी जाएगी। भाई लाभ के लिए जिसका कितना था, भाई जिसने 20% अंश ले रखे हैं किसी कंपनी के 20%, तो उसे 20% ही उसका दायित्व माना जाएगा। जब बात गारंटी द्वारा की, इसने तो बोल दिया कि मेरी गारंटी कितनी है? 2 लाख तक है। यदि व्यवसाय को हानि होती है तो मेरी कितनी गारंटी है? 2 लाख तक की गारंटी ले रखी इसने, तो इसका जो दायित्व कैसा माना जाएगा? 2 लाख तक ही माना जाएगा। अपन कैसे, तो इनकी जो धाराएं पूछी जाती है अभी तक 222 अंशों द्वारा सीमित कंपनी, और जो गारंटी द्वारा सीमित कंपनी कितने में आ जाएगी? 221 में आ जाएगी। फिर अपन बात करें आगे सदस्यों की संख्या के आधार पर। अब ये मुख्य बात आती है कि कौन सी? सदस्यों की संख्या के आधार पर आती है एक ओपीसी। ये नाम सुना होगा आपने, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। कौन सी आ जाती है? 1 पर्सन कंपनी। अब ये कब आई, कब? इसका इतिहास बहुत बड़ा है, और ये मुख्यतः अपन देखते हैं कि 2 चीजें, जैसे कि साझेदारी व्यवसाय का जो उत्तरोत्तर विकास हुआ तो क्या आया? एलएलपी आया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 में आया। अब ये आता है अपने पास 1 पर्सन कंपनी का जो प्रारूप है वो आता है कंपनी एक्ट 2013 में आता है। अब बात आती है किस धारा में है इसका? अब इसका जो धारा है, इसका जो अंडर सेक्शन कितना हो गया? 262 में इसे डिफाइन किया गया है कि 1 पर्सन कंपनी क्या है, यानी कि एक व्यक्ति कंपनी होती है, कि एक व्यक्ति। अब बात आती है क्या एक ही व्यक्ति इसका संचालन कर सकता है? नहीं कर सकता। इसका जो संचालक हो सकते हैं, इसकी बात करें यदि संचालक की, तो वो कितना हो सकता है? 1 से 15, यानी कि मैक्सिमम जो मेंबर है वो कितना रहेगा? मैक्सिमम मेंबर 1 रहेगा,
मैक्सिमम मेंबर कितना रहेगा, मैक्सिमम नंबर 1 रहेगा और मिनिमम नंबर 1 रहेगा। और मैक्सिमम की बात करें कितने रह सकते हैं इसके संचालक, 15 रह सकते हैं। किसकी बात करें अपन, 1% कंपनी की करें। अब बात क्या है कि इसके जो दायित्व होता है, इसकी बात करें यदि दायित्व कैसा रहेगा, दायित्व क्या रहेगा, सीमित रहेगा। सीमित दायित्व वाली कंपनी कहलाएगी, ठीक है। मैक्सिमम, अब जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि 1% कंपनी ओपीसी को कहाँ तो परिभाषित किया गया है। सीधी सी बात है, कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है, कंपनी एक्ट की धारा 2013 की धारा 262 में से परिभाषित। मैक्सिमम नंबर की बात पूछी जाती है, 15 आती है। दायित्व कैसा रहता है, सीमित दायित्व, सीमित दायित्व कंपनी कहलाती है। फिर बात आती है कौन सी, 1% कंपनी के बाद प्राइवेट कंपनी, क्योंकि अपन पढ़ रहे सदस्यों के आधार पर, सदस्यों के आधार पर 262 में कौन सी आ गई, 1% कंपनी आ गई। अब प्राइवेट कंपनी को कहाँ परिभाषित किया गया है, वो किया गया 268 में। और साथ पब्लिक कंपनी को, ये आ गई प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी को कहाँ परिभाषित किया गया है, 268 में। कंपनी एक्ट 2013 की धारा 268 में इसे परिभाषित किया गया। अब काफ़ी बार मैंने इससे पहले भी जब अपन क्लास ले थे उस समय भी इस पर चर्चा की थी कि प्राइवेट कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका कितने संचालक, जो मेन इससे पूछा गया है इसकी धाराएं। दूसरी क्या होता है इसमें, संचालक। तो प्राइवेट कंपनी में संचालक मिनिमम और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं भाई, मिनिमम तो 2 हो सकते हैं, मिनिमम कितने हो सकते हैं, 2। और यदि मैक्सिमम पूछा जाए तो कितना हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। जो अभी तक पूछे गए क्वेश्चन वो उसी पे बात कर रहे हैं अपन। प्राइवेट कंपनी में कितने हैं, कहाँ परिभाषित किया गया है, 268 में इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268 में इसे परिभाषित किया गया है। संचालक कितने हो सकते हैं इसके, 2 से, मतलब इसके जो सदस्य हैं, सदस्य कितने होंगे, सदस्यों की बात करें, संचालक नहीं है, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा, सदस्य पूछा है, सदस्य कितने हो सकते हैं, सदस्य आ जाएंगे इसके कितने, 202। फिर बात की जाए यदि पब्लिक कंपनी की, सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी की अपन बात करें तो पब्लिक कंपनी को कहाँ परिभाषित किया गया है, पब्लिक कंपनी को परिभाषित किया गया है 271 में, कहाँ 271 में इसे परिभाषित किया गया है। दूसरी बात यह है कि इसमें सदस्य मैक्सिमम मिनिमम कितने रहेंगे, 7 रहेंगे। मिनिमम तो कितने रहेंगे, 7 रहेंगे, लेकिन जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम पे ने को क्या कहा है, नो लिमिट, नो लिमिट। किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं मैक्सिमम की, मैक्सिमम जो संख्या है उसकी। फिर बात करते हैं अपन किसकी, गवर्नमेंट कंपनी को कहाँ परिभाषित किया गया, डिफाइन किया गया है, तो गवर्नमेंट कंपनी की बात आती है। अब इन पे गवर्नमेंट कंपनी को किया गया है 245 में, क्योंकि ये जो मुख्य चीजें अपन बात कर लेंगे। गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो किस काम किया, 271 में से किया गया है। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी की, तो गवर्नमेंट को 245 में। अब इसमें संचालक की बात नहीं आती, इसमें संचालक या मेंबर की बात नहीं आती, यहां तक जो शेयर्स की बात आती है। फिर अपन ने जब बात की थी अभी कि प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे थे, तो प्राइवेट कंपनी में सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 275 हो सकती है। लेकिन जब बात आती है इसकी किसकी, कि संचालक संख्या कितनी हो सकती है, निदेशक संख्या कितनी हो सकती है, तो निदेशक जो संख्या हो सकती है वो मिनिमम 3 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 15 संचालक हो सकते हैं इसके, ठीक है। ये बात हुई किसकी, प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट की। आगे की जो विषय पर चर्चा करेंगे अपन, वो अगले सेशन में इसकी चर्चा करेंगे। फिर से अपन इस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में विस्तृत रूप से एक बार फिर से अपन इनके साथ में जैसे रिवीजन क्लास हो जाएंगी, फिर इसके क्वेश्चन कराएंगे अपन, मैराथन क्वेश्चन की मैराथन क्लासेस चलाएंगे, वहाँ पर इन सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करते हुए अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।